नमस्कार छात्रों, मैं वीरभद्र साहू गणित शिक्षण की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन में आज हम देखेंगे कि मूल्यांकन है क्या, मूल्यांकन की परिभाषा। पिछली कक्षा में हमने मूल्यांकन के विषय में देखा था, है ना। आज भी हम मूल्यांकन के विषय में देखते हैं। तो मूल्यांकन में हम आज क्या देखेंगे, मूल्यांकन की परिभाषा। मूल्यांकन कहता क्या है, मूल्यांकन की परिभाषा होती क्या है। ठीक है, देखिए कहता है मूल्यांकन के छात्र आपके लिए मूल्यांकन की परिभाषा। क्या कहता है मूल्यांकन की परिभाषा? मूल्यांकन की परिभाषा में आप कैसे बताएंगे? ये कहता है मुफत के अनुसार, है ना, मुफात के अनुसार, है ना, मुफात के अनुसार कहता है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और यह एक छात्र की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि की उपेक्षा करता है। यह व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखता है। यह व्यक्ति के विकास को उसकी भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं से संबंधित वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों के रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, कहता है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक क्या है? सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया कहने का मतलब वो कंटिन्यूअस है ना। एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंटिन्यू क्या है, चलते रहती है। सतत क्या है, वो होते रहती है। मूल्यांकन हमेशा चलते रहते हैं, किसी न किसी रूप में मूल्यांकन करते ही रहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे कहता है इसी में यह छात्र की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि की उपेक्षा करता है। औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि मतलब जो औपचारिक की होती है, जिसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं। जो औपचारिक मतलब जो है कक्षा में कितना नंबर पाया, कितना नंबर नहीं पाया, इन सब की क्या करते हैं, इन सब की हम उपेक्षा करके चलते हैं। इसमें हम किस पे ध्यान देते हैं? इसके अनुसार यह कहता है कि व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि लेता है। ठीक है, व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि लेता है। व्यक्ति के विकास को उसकी भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं से संबंधित, उससे संबंधित करके उसका मूल्यांकन करता है। ठीक है, संबंधित वांछित व्यवहार परिवर्तन के रूप में व्यक्त करता है। तो इसीलिए कहता है कि मुफत के अनुसार कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, जहां पे हम क्या करते हैं, जो औपचारिक शिक्षा होती है उसको हम लोग अनदेखा कर देते हैं। कंप्लीटली अनदेखा नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा अनदेखा कर देते हैं, उपेक्षित कर देते हैं। वहाँ पे हम विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास, उसकी भावनाओं का विकास, है ना, उनके विचारों का विकास, उनकी क्रियाओं में, उनकी जो क्रियाकलाप होती है उनमें कितना विकास हुआ है, इन सब तथ्यों को लेकर इसमें कितना परिवर्तन हुआ है, कितना परिवर्तन नहीं हुआ है, इन सब तथ्यों को लेकर क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ये है छात्र किसकी परिभाषा? मूल्यांकन की परिभाषा। इसी प्रकार से और भी हमारे पास कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे कहता है डांडेकर के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसा, है ना, मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि छात्र ने किस सीमा तक किस उद्देश्य को प्राप्त किया। इसके अनुसार कहता है डांडेकर के अनुसार। डांडेकर जी कहते हैं कि मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमें यह बताता है कि छात्र किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। ये कहते हैं कि क्या मूल्यांकन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, मतलब क्या है, एक सीक्वेंस में आता है, एक सीरीज में आता है। इस टाइप से क्या है, वो क्रमबद्ध क्या है, अपने पास एक प्रक्रिया है जिसमें वो क्या बताएगा कि वो छात्र, जो भी छात्र है, उनमें किस सीमा तक, है ना, वो छात्र किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है, किस सीमा तक और कितने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। उद्देश्य बहुत सारे होते हैं, एक उद्देश्य तो होता नहीं है। तो हमारे पास अगर 10 उद्देश्य है तो उस छात्र ने उस 10 में से कितने उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली, ये कहता है डांडेकर जी। ठीक है, आगे कहता है वुड्स के अनुसार क्या कहता है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। अब बस विषय वस्तु की बात करते हैं। अभी तक हम विद्यार्थी की बात किए, अब विषय वस्तु की। देखिए यहाँ पे गुड्स कहता है, गुड्स जी कहते हैं कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से या जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। अब देखिए इस विद्यार्थी का अगर आपको मूल्यांकन करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको आप कुछ भागों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे कि उसका क्रियात्मक पक्ष क्या है, व्यवहारिक पक्ष क्या है। ठीक है, क्या बता सकते हैं, उसका क्रियात्मक पक्ष क्या है, व्यवहारिक पक्ष क्या है, और उसका विचारात्मक जो पक्ष है वो किस प्रकार से है, उसका भावनात्मक पक्ष किस प्रकार से है। इन सभी का आप क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। किसमें? एक विद्यार्थी में।
तो इन सब का मूल्यांकन आप अलग अलग कर सकते हैं, है ना, अलग अलग कर सकते हैं। क्या अलग अलग करते हैं, तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस विद्यार्थी में कितने गुण विकसित हुए हैं, इन्होंने कितने उद्देश्य की प्राप्ति की है करके। ठीक है, ये कहता है गुण के अनुसार। ये कुछ हमारे पास परिभाषाएं थी किसके लिए, मूल्यांकन के लिए छात्र, किसके लिए, मूल्यांकन के लिए परिभाषाएं थी। तो देखिए इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, पहला पार्ट। दूसरा कहता है मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। देखिए इन सब परिभाषाओं से क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। ऐसे बहुत सारी परिभाषाएं हैं मूल्यांकन के लिए। तो देखिए इससे निष्कर्ष ये निकलता है, जो हमारी परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं से निष्कर्ष ये निकलता है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है ना, कंटिन्यू वाली है ना, एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलते रहता है, मूल्यांकन कभी नहीं रुकता। ठीक है, ठीक। दूसरा कहता है कि मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन क्या कहता है कि शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। वो जरूरी है क्योंकि हम देखते हैं अगर हम एक शिक्षक हैं तो हम किस विद्यार्थी का मूल्यांकन क्या करते हैं, हम उसके शिक्षण के आधार पर करते हैं। क्योंकि हम कॉलेज या स्कूल या छोटा जो प्राथमिक शाला है ना, पूर्व प्राथमिक शाला है, माध्यमिक शाला है या किसी कॉलेज में, किसी महाविद्यालय में पढ़ाते हैं, तो अगर हमको छात्रों का मूल्यांकन करना होता है तो हम क्या करेंगे, किसी एक पद्धति का उपयोग करते हैं जो हम जिसमें हम सुटेबल हैं, जो हमारे लिए सुटेबल हो, उस पद्धति का हम उपयोग करते हैं। उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, किसी विद्यार्थी का, किसी छात्र का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो हमारा मूल्यांकन कैसा होता है, हम व्यवहारिक मूल्यांकन बाद में करते हैं, व्यवहारिक मूल्यांकन हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हमारा मूल्यांकन होता है हमारी विषय वस्तु, है ना। विषय वस्तु कहने का मतलब जिस विषय पे हमने पढ़ाया है ना। हम गणित के टीचर हैं तो हम गणित पढ़ाते हैं, हम साइंस के टीचर हैं तो हम साइंस पढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने एक परीक्षा आयोजित की, उसमें उस छात्र ने साइंस विषय में कितने नंबर पाए और गणित विषय में कितने नंबर पाए। तो ये होता है हमारा मूल्यांकन। एक सामान्य मूल्यांकन जो होता है, एक शिक्षक का सामान्य जो मूल्यांकन होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, व्यवहारिक मूल्यांकन शिक्षक अपने अनुभव के अनुसार करता है, जो उसका अनुभव रहता है उसके अनुसार क्या करता है, वो उसका व्यवहारिक मूल्यांकन करता है। ठीक है, ये कहता है इसीलिए कि मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है। अगला कहता है छात्र इसका सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्य होता है। ठीक है, तीसरा नंबर कहता है कि इसका सीधा उद्देश्य, सीधा क्या होता है, इसका सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्य से होता है। ये सही बात है। ठीक है, जो मूल्यांकन करते हैं, एक शिक्षक जब मूल्यांकन करता है तो क्या करता है, वो सबसे पहले अपनी शिक्षा पद्धति को देखता है, उसने किस पद्धति में वहां पढ़ाई है, किस मेथड का उपयोग किया है, उसके हिसाब से क्या करता है, उसका मूल्यांकन करता है, उसके हिसाब से क्या करता है, वो मूल्यांकन करता है। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है स्टूडेंट्स, है ना, कि इसका जो मूल्यांकन का संबंध है सीधा सीधा किससे होता है, उनके उद्देश्य से। जिस उद्देश्य से हमने विषय वस्तु पढ़ाई, अगर हम गणित पढ़ाते हैं, अगर हम गणित के शिक्षक हैं, हम गणित पढ़ाते हैं तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति होना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारे क्लास में, हमारी कक्षा में जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं उन विद्यार्थियों को जो हम विषय पढ़ा रहे हैं, गणित का विषय पढ़ा रहे हैं और जो भी उसका टॉपिक है वो उनको समझ में आना चाहिए, जो भी पार्ट है उनको समझ में आना चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गणित में जो प्रक्रिया होती है, जो उपकरण होते हैं, उन उपकरणों का उपयोग करते हैं, है ना। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं, कुछ नियम निर्धारित करते हैं। उस नियम के तहत हम क्या करते हैं, विद्यार्थियों को वहां पे हम कक्षा में विद्यार्थियों को हम पढ़ाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने जो उद्देश्य रखा था, विद्यार्थियों को समझ में आना चाहिए, उनका जो मानसिक शक्ति का विकास है वो होना चाहिए, है ना, और वो बच्चों को गणित समझ में आना चाहिए, गणित रुचिकर लगना चाहिए, गणित में उनका इंटरेस्ट आना चाहिए कि आगे वो गणित विषय को लेकर पढ़ने में अपनी इच्छा जाहिर कर सके और अपनी इच्छा जाहिर कर सके। ये हमारा उद्देश्य होता है। तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति होती है कि नहीं, ये विशेष रहता है। इसीलिए कहते हैं कि मूल्यांकन का सीधा संबंध क्या होता है, जो उद्देश्य है, जो शिक्षण का उद्देश्य है उससे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये तीसरी बात है स्टूडेंट्स। अगला कहता है कि यह छात्रों के परिणामों की गुणवत्ता, मूल्य एवं प्रभावशीलता के आधार पर उनके भावी कार्यक्रम का निर्धारण करती है। ये कहता है कि छात्रों की गुणवत्ता, देखिए अब हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करेंगे तो सबसे पहले क्या देखते हैं, उसकी गुणवत्ता देखते हैं, छात्रों की, है ना, गुणवत्ता देखते हैं।
वो उनके मूल्य देखते हैं और क्या देखते हैं, साथ में उसकी प्रभावशीलता देखते हैं। अगर हम किसी स्टूडेंट को कहें, किसी छात्र को कहें कि आप कक्षा 8 में आके आप, है ना, कक्षा 8 में, कक्षा 10 के छात्रों को हम कह दें कि आप कक्षा 8 में आके आप क्या पढ़ाएंगे, वर्गमूल पढ़ाएंगे, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि वो उस काम को कितना कर सकता है, कितनी गुणवत्ता के साथ पढ़ा सकता है, किस तरह से उसका मूल्यांकन किया गया है ना, किस तरह से उसका मूल्यांकन किया गया है, वो कितना प्रभावशील है। मतलब वो कक्षा 8 के बच्चों को अगर पढ़ाता है तो कितने बच्चों को समझ में आता है, कितने बच्चे उसको ध्यान से सुनते हैं और कितने बच्चे उनके बताए हुए विधियों को ग्रहण करते हैं। ये होता है स्टूडेंट्स कि क्या होना चाहिए कि परिणामों की गुणवत्ता, मूल्य और क्या होता है, प्रभावशीलता के आधार पर उनका कार्यक्रम क्या होना चाहिए, भावी कार्यक्रम क्या होता है, निर्धारित होता है। क्या होता है उसको भावी कार्यक्रम। भावी कार्यक्रम कहने का मतलब अगर हम कुछ विषय वस्तु उनको दे दें कि आप इस विषय पे, है ना, कक्षा 10 के या कक्षा 12 के क्लास को, है ना, अगर 12वीं कक्षा के विद्यार्थी को हम कहते हैं कि आपको जाके 8वीं कक्षा में वर्गमूल पढ़ाना है, तो वो उसके हिसाब से क्या करता है, वो अपना प्रोग्राम जनरेट करता है, अपना प्रोग्राम रेडी करता है ना, अपना पाठ्यक्रम रेडी करता है कि उनको जाकर कक्षा 8 में वर्गमूल पढ़ाना है। उसका मूल्यांकन हम शिक्षक करते हैं कि उसमें कितनी गुणवत्ता है ना, किस मूल्य के आधार पर वो पढ़ा रहा है, कितनी प्रभावशील है, विद्यार्थियों पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कितने विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। ये मूल्यांकन क्या करता है, एक शिक्षक कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद कहता है, इसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित व्यवहारगत परिवर्तन के संबंध में साक्ष्यों का संकलन किया जाता है। कहने का मतलब ये है छात्र इसमें कि इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों के व्यवहारिक या विद्यार्थियों के व्यवहार में एक वांछित परिवर्तन भी आता है ना, कि उनको कैसा व्यवहार करना है, किनसे कैसा व्यवहार करना है। अगर शिक्षण विधि में है तो एक शिक्षक से कैसे व्यवहार करना है। शिक्षण विधि में कहने का मतलब एक व्यवहार में जब परिवर्तन आता है तो क्या होता है कि एक शिक्षक से कैसे व्यवहार करना है, सामान्य जो पड़ोसी है उससे कैसे व्यवहार करना है, या फिर हमारे जो माता पिता है, जो हमारे परिजन है, उनसे कैसा व्यवहार रखना है। ये सब भी किसमें आता है, मूल्यांकन के तहत ही आता है स्टूडेंट्स। इसलिए कहते हैं कि मूल्यांकन से भी पता किया जाता है, ये भी हमको जानकारी निकालनी पड़ती है कि एक विद्यार्थी के व्यवहार में कितना परिवर्तन आता है, उसका हम आकलन करते हैं। उसका भी हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं। किसके अनुसार, साक्ष्यों के अनुसार हम क्या करते हैं, उसका आकलन करते हैं, ठीक है। अगला कहता है छात्र, मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन व्यवहारगत परिवर्तन की दिशा, प्रकृति एवं स्तर के संबंध में निर्णय करना होता है। देखिए, मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहारगत दिशा में कितना परिवर्तन आया है, किसी व्यक्ति के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है, किसी विषय के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु के प्रति, किसी भी एक विषय के प्रति या किसी भी विषय के प्रति उस व्यक्ति के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है ना। इस संबंध में इसका स्तर निर्धारित करते हैं, इसका लेवल हम निर्धारित करते हैं। जैसे हम सामान्य कह सकते हैं, बुद्धि लब्धि की बात जब होती है तो सभी छात्र, सभी विद्यार्थी जो होते हैं, सबकी बुद्धि लब्धि एक समान नहीं होती, सबकी बुद्धि लब्धि क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कह सकते हैं। आगे कहता है कि यह शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति, की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। ये भी इसने सही कहा कि यह क्या करती है, शिक्षा के जो उद्देश्य होती है ना, शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करके देता है ना, एक लक्ष्य और एक हल निर्धारित करके देता है। हमारे पास हमने जो भी शिक्षा का उद्देश्य बना के रखा है उसको प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, एक विषय वस्तु बनानी पड़ेगी, एक क्रमबद्ध तरीका बनाना पड़ेगा, है ना। एक क्रमबद्ध क्या है, तरीका बनाना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं किसी विषय को मिले कि हम गए और पढ़ा दिए, ऐसा तो नहीं होता। हम क्या करते हैं, उस टॉपिक पे पहले थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम उसमें निर्धारण करते हैं कि हम किस प्रकार से इस विषय वस्तु को पढ़ाएंगे। अगर मैंने किसी विद्यार्थी को वर्गमूल का पाठ दिया है पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले वो क्या करता है, उस वर्गमूल के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी एकत्रित करता है। उसके बाद उसको किस प्रकार से पढ़ाना है उसका वो क्रमबद्ध तरीका तैयार करता है ना, एक सीक्वेंस रेडी करता है। उस सीक्वेंस के अनुसार क्या करता है, वो उस विषय को कक्षा में जाकर वो पढ़ाना शुरू करता है, जिससे क्या होती है, उसका जो उद्देश्य निर्धारित रहता है कि कक्षा 8 के बच्चों को वर्गमूल के विषय में मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाना है, उनको समझाना है, ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए बहुत अच्छे से, और आगे वो उस विषय को, उस वर्गमूल के सवालों को बड़ी आसानी से हल कर सके। उनको हल करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए।
ये निर्धारण पहले किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले क्या है, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है और ये सीमा भी तय की जाती है कि किस सीमा तक हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या निकलता है, जो हमारा परिभाषा है, जो हमारी परिभाषाएं हैं स्टूडेंट्स, है ना, जो छात्र, है ना, हमारी जो परिभाषाएं हैं मूल्यांकन के लिए, उससे निकाला हुआ एक निष्कर्ष है, उससे निकाला हुआ क्या था, निष्कर्ष था। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा क्या है, वो चलते रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। असिस्मेंट जो होता है, बच्चों को असिस्मेंट हम क्या है, हमेशा लगातार करते रहते हैं, है ना, वैल्यूएशन हमेशा करते रहते हैं, उनके व्यवहार के हिसाब से, उनके विचारों के हिसाब से, है ना, और उनकी जो क्रियाएं होती हैं या जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसके अनुसार से भी हम क्या करते हैं, इनका मूल्यांकन करते रहते हैं। ठीक है छात्र, देखिए अब इसी में दिया गया है हमारे पास कि मूल्यांकन के उद्देश्य क्या कहता है आपके पास, मूल्यांकन के उद्देश्य। तो मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, देखिए मैं पहला बता रहा हूँ आपके पास, कहता है पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना। मूल्यांकन के जो उद्देश्य होते हैं, जो प्रमुख उद्देश्य होते हैं, उसमें पहला आपको दिया गया है कि पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना। तो ये बहुत आवश्यक है, ये उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय समय पर हमको क्या करना पड़ता है, जो हमारे पाठ्यक्रम है कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के जितने भी पाठ्यक्रम है, या फिर उच्च शिक्षा की भी बात करें, वहाँ पे क्या होता है, समय समय पर जो नए पाठ्यक्रम आते रहते हैं, नई नई चीजें खोज चलाई जाती हैं, या नए नए जो रिसर्च होते हैं, उनको भी हमारे पाठ्यक्रम में क्या होता है, उसको भी स्थान देना पड़ता है। इसीलिए समय समय पर क्या होना चाहिए, जो हमारा करिकुलम होता है, जो पाठ्यक्रम निर्धारण होता है, उसको भी समय समय पर निर्धारित करते रहना चाहिए और उसको परिवर्तित करते रहना चाहिए, संशोधन होते रहना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, किसके लिए, मूल्यांकन के उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसके लिए, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। ठीक है छात्र, देखिए दूसरा कहता है परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। अब जो हमारी परीक्षा प्रणाली होती है, उसमें भी सुधार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक ही प्रक्रिया से आप परीक्षा लेते रहेंगे, उससे किसी विद्यार्थी का मूल्यांकन कर पाना हमेशा के लिए वो संभव नहीं हो पाता। असंभव तो नहीं कहेंगे, लेकिन संभव नहीं हो पाता। इसीलिए क्या होता है, जो हमारी परीक्षा लेने की जो प्रणाली है, उसमें भी परिवर्तन करते रहना चाहिए। कभी हमारी जो प्रश्न पत्र है उसको आप चेंज कर दीजिए, कभी प्रश्न पत्र का पैटर्न है उसको चेंज कर दीजिए, कभी आप उसके मौखिक उनका आपको परीक्षण कर लीजिए, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो उपाय हम वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा की जो प्रणाली होती है, जो सिस्टम होता है, उसमें थोड़ी सी परिवर्तन समय समय पर करते रहना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में क्या हो सके, विद्यार्थियों में गुणवत्ता आ सके, है ना, और वो आगे भविष्य में उस गुण का उपयोग अपने भविष्य निर्माण में कर सके। ठीक है, अब देखिए अगला कहता है आपके पास अध्यापकों की कुशलता एवं सफलता का मापन करना। ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्यों, क्योंकि एक अध्यापक किस प्रकार से, किस विधि से पढ़ाता है, कितने कुशल है अपने विषय में, अपने विषय के बारे में वो क्या सोचता है, उस विषय में उनकी रुचि है कि नहीं, उनके लिए बोझिल तो नहीं है, इन सब चीजों का क्या है, निरीक्षण करना होता है। क्योंकि अगर एक शिक्षक अपने विषय वस्तु पे रुचि नहीं ले सकता, तो वो पढ़ाने में असक्षम हो जाएगा। वो उस विषय के बारे में विद्यार्थियों को अच्छे से न समझा सकता है, न पढ़ा सकता है। तो वहाँ पे वो पूरी जो उसकी पढ़ाई होगी वो गुणवत्ताहीन हो जाएगी, उसमें कोई क्वालिटी रहेगी ही नहीं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे अध्यापक के लिए क्या जरूरी है, कार्य कुशलता और सफलता का मापन आवश्यक है। बीच बीच में इसका फीडबैक होते रहना चाहिए, इसका फीडबैक लेते रहना चाहिए कि एक शिक्षक ने किस प्रकार से पढ़ाया, कितने विषय को पढ़ाया है, विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है कि नहीं। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, तो 20 में कितने विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है। अगर 20 में से अगर 20 को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, तो समझ आने का भी क्रिया है कि 20 में 20 को समझ में आना संभव नहीं है। कुछ 1-2 विद्यार्थी ऐसे रहेंगे जिनको समझ में नहीं आता, तो हमको वहां पर उन चीजों को देखना पड़ता है कि उन 2 या 4 विद्यार्थियों को विषय वस्तु समझ में नहीं आ रही है, उसकी समस्या क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उनको क्यों समझ में नहीं आ रहा है, इसका भी हमको देखना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि मूल्यांकन में अध्यापकों की कार्य कुशलता और उसकी सफलता का मापन बहुत जरूरी है। कहने का मतलब बीच बीच में उनका फीडबैक होते रहना चाहिए। किसी भी विषय की बात कर रहा हूँ मैं, कहने का मतलब यह है कि स्कूल लेवल का हो या फिर कॉलेज लेवल का हो, मूल्यांकन होना चाहिए, उनका बीच बीच में फीडबैक होना चाहिए। ठीक है, असेसमेंट टीचरों का भी होना चाहिए। ठीक, फिर कहता है आगे नवीनतम एवं प्रभावी शिक्षण विधि और प्रविधि की योजना की खोज करनी चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात है
कि धीरे धीरे क्या करेंगे, हम नवीनतम है ना नया पाठ्यक्रम बनाएं या नए नए शिक्षण विधियों की खोज करें, है ना, ये भी बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, नए नए शिक्षण विधि की खोज करें, नए नए प्रविधि की खोज करें, ये विद्यार्थियों को विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। आगे कहता है छात्रों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण करना चाहिए। ये भी है जो अब वर्तमान समय में स्कूलों में किया जाता था, है ना, किया जा रहा है, कुछ स्कूलों में किया जा रहा है, सभी स्कूलों में नहीं किया जा रहा है, कि विद्यार्थियों का उनको विद्यार्थियों को भी क्या करना चाहिए, कुछ श्रेणी में बांट के रखना चाहिए। ये किस पे निर्भर करता है कि किस विद्यार्थी को कितना समझ में आ रहा है, वो उसके विषय वस्तु पर भी निर्भर करता है। तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, श्रेणी में उसको, है ना, विभिन्न श्रेणियों में क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत करके उसको रख सकते हैं। आगे कहता है देखिए छात्रों को उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये हमारे ऊपर है, एक शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है तो विद्यार्थियों को किस प्रकार से उत्साहित कर सके विषय वस्तु को या चीजों को सीखने के लिए। ठीक है, वो हतोत्साहित नहीं होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति उनकी रुचि जागृत होनी चाहिए। ठीक है, ये जागृति, उनकी रुचि जागृत करना एक शिक्षक का काम होता है, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर और रुचिकर बनाकर। ठीक, फिर कहता है छात्र यहाँ से शिक्षण की रचना में सुधार और विकास आवश्यक है। निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना चाहिए। जो निदानात्मक है ना, मतलब किसी वस्तु का निदान करना तथा क्या उपचारात्मक, मतलब उसका उपाय ढूंढना और उसका उपचार करना, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है इसके लिए, शिक्षण विधि के लिए। ठीक है, आगे कहता है छात्रों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जानकारी प्रदान करना। ये भी जरूरी है कि छात्रों की व्यक्तिगत रुचि क्या है, व्यक्तिगत जरूरी चीजें क्या है ना। और उसके बाद फिर क्या होता है कि सामाजिक आवश्यकताएं क्या है, इन सब की पूर्ति भी क्या है, इन सब की पूर्ति के लिए भी हमको क्या करना चाहिए, इन सब की पूर्ति के लिए भी क्या होना चाहिए, हमको पूर्ण जानकारी हमको लेते रहना चाहिए। फिर कहता है निर्देशन एवं परामर्श हेतु उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। निर्देशन एवं परामर्श हेतु क्या करना चाहिए, उनको उचित, है ना, उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। छात्रों के संबंधित परिवर्तन की जांच करनी चाहिए। छात्रों के व्यवहार संबंधित परिवर्तन की भी जांच करनी चाहिए। देखिए कई बार ऐसा होता है कक्षा में या हमारे आस पड़ोस में, आप देखिए कि कुछ विद्यार्थी शुरू में बहुत अच्छे रहते हैं, व्यवहार भी बहुत अच्छे रहता है, लेकिन कुछ समय पश्चात उनमें एक अजीब सा बदलाव आता है, उनका व्यवहार भी परिवर्तित हो जाता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है और पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि भी परिवर्तित हो जाती है। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट कुछ समय बाद इतना परिवर्तित हो जाता है कि ना वो ब्रिलियंट रह जाता है, ना अपने व्यवहार के संग रख पाता है ना, वो मतलब उसका व्यवहार परिवर्तन हो जाता है, वो अव्यवहारिक हो जाता है ना। वो जो दूसरों से बहुत अच्छे से बात करता था, है ना, अपनी शिक्षा में बहुत अच्छे से ध्यान देता था, पढ़ाई लिखाई में इंटेलिजेंट था, वो सडनली क्या हो गया, इन सब चीज़ों में पीछे हो गया, व्यवहार में परिवर्तन आया। तो इन सब का भी क्या होना चाहिए, इन सब पे मूल्यांकन बीच में शिक्षकों को करते रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज़ है। और इसमें साथ में माता पिता को भी इसमें अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी और निभानी पड़ती है, निभानी चाहिए, क्योंकि एक विद्यार्थी स्कूल में 4 से 5 घंटे शिक्षक के साथ बिता सकता है, उसके बाद जो उसका पूरा समय है अपने पेरेंट्स के साथ ही बीतता है, बीत जाता है ना, अपने परिजन के साथ ही बीतता है। तो परिजन को भी देखना चाहिए कि उनके व्यवहार में परिवर्तन क्यों आ रहा है और किस लिए आ रहा है, इसका विशेष ध्यान में उनको रखना चाहिए। ठीक है, इसमें परिजन का योगदान भी महत्वपूर्ण रहता है। अब उसी में कहता है छात्रों की गुणवत्ता और योग्यता की जानकारी प्रदान करने में सहायता हो देना चाहिए। देखो जो विद्यार्थी पढ़ने में बहुत अच्छा है ना, जिनमें योग्यताएं हैं, उनको हमको उत्साहित करना चाहिए और उत्साहित करना चाहिए ताकि वो उस विषय पे या किसी भी विषय वस्तु पर क्या करे, वो रुचि कर ले, है ना, और रुचि बढ़ाए अपनी। अगर गणित विषय में अगर एक विद्यार्थी बहुत अच्छा है तो उसको उत्साहित करना चाहिए ताकि उस विषय को रुचिकर बनाए, मनोरंजक बनाए अपने लिए और अन्य विद्यार्थियों के लिए भी, और दूसरे के लिए मिसाल भी बन सकते हैं। कक्षा है मिसाल, भाई दुनिया की मिसाल की बात बाद में देखा जाएगा, कक्षा में मिसाल बन सकते हैं कि एक विद्यार्थी गणित में इतना होशियार हो कैसे सकता है, साइंस में इतना होशियार हो कैसे सकता है ना। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसकी एक्टिविटी के अनुसार, है ना, उसकी जो क्रियाकलाप होती है उसके अनुसार उसको उस विषय वस्तु पर उत्साहित करें, उसको प्रोत्साहन दें। ठीक है, और जो छात्र दुर्बल है उनके लिए भी यही अपनाना चाहिए।
जो छात्र जिस विषय वस्तु पर दुर्बल है तो हमको उसकी कमजोरियों को ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर उसकी वीकनेस है, कहाँ पर उसका वीक पॉइंट है, कहाँ से उसको समझ में नहीं आता और कहाँ से वो अपनी योग्यता खोते जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। जो विद्यार्थी क्या है वहाँ पे योग्यता है, जो विद्यार्थी वहाँ पे योग्य है उस पर भी ध्यान देना पड़ता है, और जो विद्यार्थी दुर्बल है, अयोग्य नहीं कह सकते, दुर्बल है, समझने में सीखने में थोड़ा सा वो लेट होता है या थोड़ा सा असक्षम है, तो उसमें भी हमको हमारा ध्यान वहाँ पे लगाना पड़ेगा कि उसमें समस्या क्या है, उस विद्यार्थी को समस्या क्या है, क्या समस्या आ रही है एक विषय वस्तु को समझने में। ठीक है, फिर आगे कहता है, देखिए फिर आगे कहता है प्रचलित शिक्षण विधियों तथा पाठ्य पुस्तकों की जांच करके उनमें अपेक्षित सुधार करना चाहिए। जो वर्तमान समय में चलते रहता है, वर्तमान समय में जो शिक्षण की विधियाँ चलती रहती हैं, जो पाठ्य पुस्तकें चलती रहती हैं, समय समय पे उनकी जांच होनी चाहिए और परिवर्तन करते रहना चाहिए, नई चीज़ों को शामिल हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे अभी वर्तमान में हिंदी विषय में ग्रामर का क्षेत्र जो है बहुत विस्तृत हो गया है ना, पहले व्यापक था, अब बहुत विस्तृत हो गया है, बहुत फैलाव आ गया है ना। ऐसे ही इसमें है, ऐसे ही आपके पास गणित विषय भी है कि धीरे धीरे करके इसे बहुत सारी नई नई चीज़ें रिसर्च में आते जा रही हैं, नई नई चीज़ें खोजे जा रही हैं और मिलते जा रही हैं, तो उसको हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करते रहना चाहिए, समय समय पर इसमें सुधार होते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये है विद्यार्थी है ना मूल्यांकन के कुछ उद्देश्य। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा मूल्यांकन की परिभाषा, और मूल्यांकन की परिभाषा से उसका निष्कर्ष कैसे निकाला, क्या क्या निष्कर्ष था ये देखे, उसके बाद देखें मूल्यांकन का उद्देश्य, उसके बाद क्या देखें हम मूल्यांकन का उद्देश्य, जो सामान्य उद्देश्य है ना, जनरली जो हम अपने व्यवहारिक जीवन में हम ला सकते हैं, व्यवहारिक जीवन में ला सकते हैं हम इसका उपयोग, प्रैक्टिकली है ना प्रयोगात्मक पक्ष में भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास मूल्यांकन की परिभाषा थी और ये था मूल्यांकन के उद्देश्य। ठीक है, अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे छात्र उसकी प्रविधियाँ कहने का मतलब विधियाँ, कौन कौन सी प्रविधि हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और अच्छे से समझिए और विषय वस्तु को उपयोग करिए, है ना, और मूल्यांकन का अर्थ आप बहुत अच्छे से समझिए। कुछ समस्या हो तो हमको जरूर बताइए। धन्यवाद छात्र।